कल का टॉपिक का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए, जैसे पावर फैक्टर एंड पावर हमने पढ़ा था, हमने लिखा था P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 cos phi, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने कहा था आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल फटाक से बनाना आना चाहिए। दिस इज XL माइनस XC, डिपेंडिंग अगर XL XC से ज़्यादा है, यानी कि VL VC से ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, तो थोड़ा सा पार्ट आएगा। ये फाई है बेटे, ये R है, ये Z है। Z इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ओके। इट इज द नेट अपोजिशन टू वट एवर इज हैपनिंग टू द करंट, ओके। बढ़ रही है तो भी हो सकता है कुछ परेशानी आए, घट रही है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, ठीक है। पावर कंज्यूम भी हो रहा है उतना, तो आई कैन सिंपली से दैट cos phi इज इक्वल टू R बाय Z, तो वी कैन राइट इट देयर P एवरेज, सॉरी this is all average, is equal to V naught I naught. Can I say V naught by root 2 I naught by root 2? ये कौन सी वोल्टेजेस एंड करंट्स होती है, याद करो। इसको क्या बोलेंगे, RMS, ओके। बोल क्यों नहीं रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो यार, तुमको तो याद ही नहीं होता, तुम ऐसे चेहरे बना रहे हो, क्या फायदा हो, इतका है ना। ये भी RMS, cos phi is equal to R by Z, ठीक है कि नहीं। एंड आप लिख सकते हैं इसको VI इंटू R बाय Z। बच्चों डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है इसको, तो मैं वो याद दिला दूं, जब मैं VI लिखूं तो इट्स नॉट V नॉट I नॉट, इट्स RMS, ओके। साथ ही साथ नाउ वी नो दैट V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, बिकॉज याद है, ध्यान दो, V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट L इंटू XL, V नॉट C इज इक्वल टू I नॉट C इंटू XC, जो हमने अलग अलग इंडिविजुअल इंडक्टर कैपेसिटर जो हम एनालिसिस किए थे हम लोग, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से V नॉट R इज इक्वल टू I नॉट R इंटू R, है इनकी अपनी अपनी। इसी तरह से टोटल सर्किट के लिए भी सेम तरीके से हम लिखेंगे। नो डाउट अगर मैं रूट टू से डिवाइड करूं, आई कैन राइट VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें दैट्स इक्वल टू, हम यहां पे भी डाल सकते हैं इसको, दिस इज V इज इक्वल टू I इंटू Z इंटू I इंटू R बाई Z। इंटरेस्टिंगली इट इज I स्क्वायर R। सोच समझ सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वही रेजिस्टर ही कर रहा है सब कुछ, है ना। सही भी है यार, क्यों नहीं, सही भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुल मिला के LCR सर्किट में रेजिस्टर ही है जो पावर कंज्यूम करता है, ओके। समझ पाए कि नहीं, ओके। आप इसको और तरीकों से लिख सकते हो, इट्स इक्वल टू VI cos ऑफ phi, दैट्स इक्वल टू V, और क्या क्या लिखा है आपकी बुक में भी और चीजें हैं, हाँ। कभी कभी इसको फर्दर लिख सकते हो, I स्क्वायर, R के बदले में Z cos phi लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम द सेम इंपीडेंस ट्रायंगल। ध्यान से देखो, R बाई Z इज, तो R इज इक्वल टू Z cos phi। तो मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट एक तो ये इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, दूसरी इक्वेशन आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी VI cos phi तो चलो है ही। दो तीन तरीके हैं पावर को याद रखने के, कि पावर कैसे कंज्यूम हो रहा है और क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। और ये भी अच्छा रिवलेशन है कि कुल मिला के रेजिस्टेंस ही सारा का सारा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन सोचो बेटे, इंडक्टर कैपेसिटर से फर्क पड़ेगा, उससे करंट की वेरिएशन में फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बिकॉज देखो अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अगर रेजोनेंस में ला रहे हैं सर्किट को, तो द ओनली इंपीडेंस इज लेफ्ट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। उस हिसाब से हमें समझ आता है कि ठीक है, मेन जो पावर कंज्यूम होता है वो कहाँ होता है, रेजिस्टेंस में। लेकिन करंट सप्रेस होगी, करंट सप्रेशन या एनहांसमेंट जो भी करना है वो इंपीडेंस से जुड़ा हुआ है। विद रिजल्ट हम देख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट का पावर फैक्टर अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि क्या होगा, ठीक है। कि नो डाउट अगर VL इज इक्वल टू VC तो मेरा बच्चा ये 1 होगा, और V इंटू I जो हमारा ऑलरेडी R सर्किट है। आप ऐसा समझ लो, एक रेजोनेंट RLC सर्किट को ऐसे समझ लो, ये एक रेजिस्टिव सर्किट है, साथ में इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये ओमेगा
नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? याद है कल क्या था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब? जिस पे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेजेस इक्वल हो जाएं, क्योंकि अपोजिट ऑलरेडी होती हैं ऑल द टाइम, दे आर अपोजिट इन फेज। एक अहेड ऑफ 90, दिस इज लैगिंग 90, विद द रिजल्ट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। वो +20 ये -20 तो कैंसिल आउट। लेकिन ऐसा एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ही होता है। तो ये आर है, ऐसे समझ लो बेटे, अगर मैंने इस पे रखा हुआ तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे सामने ये है, जस्ट लाइक दिस, इतना ही। लेकिन द मोमेंट यू चेंज ओमेगा, सडनली ये दोनों अपना रूप दिखाना स्टार्ट करेंगे सर। तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगर ओमेगा सच में नेचुरल ओमेगा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1/√LC है, तो आपको ऐसा फील आएगा, ठीक है। बट द मोमेंट, याद रखना, द मोमेंट यू चेंज ओमेगा, suddenly current will start feeling impedance which is not equal to R, which is more than R. जो मैंने कल कहा था that impedance is equal to √R² plus XL minus XC का स्क्वायर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ओमेगा सही हो, ओमेगा नेचुरल हो, जिसको ओमेगा नॉट भी बोला करूंगा मैं आगे, अगर इतना ओमेगा हो बेटे तो ये दिखेगा ही नहीं सर्किट, सिर्फ R दिखेगा। लेकिन द मोमेंट इट चेंजेस टक टक एंड यू विल सी R फ्लक्चुएटिंग। दैट इज द की अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है जब हमारे पास एक LCR सर्किट होता है एट रेजोनेंस, इट बिहेव्स एज इफ ये बस। बट द मोमेंट यू चेंज ओमेगा, रेजोनेंस विल नॉट बी द केस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, इसकी रेजोनेंस नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम पे ये दोनों अपना रूप दिखाना स्टार्ट, डिपेंड करता है। अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो V0L बढ़ेगा एंड V0C घटेगा, अगर ओमेगा घटाओगे तो उल्टा होगा। सही बात है कि नहीं? मतलब समझ लो इसको, दिस इज XL माइनस XC, दिस इज R। अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वाली चीज बढ़ेगी, बिकॉज XL बड़ा होता जाएगा, XC छोटा होता जाएगा। अगर ओमेगा घटाएंगे तो XL छोटा होगा लेकिन XC, तो तब ये वाली चीज इधर को चली जाएगी। बात ये है कि वेरिएशन आएगी, डिफरेंस आएगा, रेजोनेंस पे नहीं रहेगा, सिर्फ R जहां एक्ट करता था, फंक्शन करता था बच्चों, ठीक है कि नहीं? ओके, चलो खैर ये एक कल की बात थी। तो कुल मिला के हम इसको लिखेंगे V0I0/2 cos phi is the power, average power in an LC circuit is VI cos phi, and that is V is equal to IZ, so I into Z into I cos phi, that's equal to I square Z cos phi। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे एवरेज पावर के कंटेक्स्ट में, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, फिर आएंगे वापस हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे, ठीक है। LC ऑसिलेशन हालांकि सिलेबस में नहीं है, आई थिंक नहीं है, तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है आज तक, बुक तो नहीं है किसी के पास, नहीं है NCERT, चेक इन इट, देखना बेटा। LC ऑसिलेशन नहीं भी है, मैं आइडिया दे दूंगा, फिर उस केस में एटलीस्ट समझ सकते हैं। इज देयर LC ऑसिलेशन? नहीं है ना? ओनली क्वालिटेटिव आइडिया तो नहीं है? ठीक है, क्वालिटेटिवली समझते हैं LC ऑसिलेशन। लेट्स सी, लेट्स चार्ज ए कैपेसिटर, लेट्स से एवरीथिंग इज आइडियल, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है सब कुछ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स में नहीं, और कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं, प्योर LC सर्किट। इसको चार्ज करते हैं, इसमें कोई करंट नहीं है, हिचकियां लग रही है। जैसे मैं स्विच ऑन करूं बच्चों, क्या होगा? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इनिशियली करंट पता नहीं क्या होगी, बट करंट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप, ठीक है कि नहीं? क्या करेगी करंट? बिल्डअप करना स्टार्ट कर, ओके। तो इसमें से चार्ज कम होता जाएगा, यहां से करंट बढ़ता जाएगा, सही बात है। एंड इसके बाद क्या होगा? अगली सिचुएशन,
इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ करंट बना रहेगा और मैक्सिमम होगा। आइडिया ये है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, वो चलेगी मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है कि नहीं? हम कहते हैं भाई लेट्स कॉल इट अ डे, लेकिन करंट चल रहा है। ओके, जबकि चार्जेस क्या हैं, यानी कि दिस इज अ डिस्चार्ज्ड कैपेसिटर। डू यू रियलाइज दैट? So what happens when a current is already flowing and a charge around the capacitor is zero, it will continue to transfer। यानी कि ये सिलसिला, ये देखो मेरी बात समझना बेटा, है ना, there is something I want to be clear about। अगर रेजिस्टर होता, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इसके थ्रू जाता, यहाँ जीरो जीरो और बस रुक जाता सब कुछ। लेकिन इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनर्जी, तो ये वाली चीज नहीं होगी। So what happens in fact is, ये चार्ज चलती रही यहाँ पे। ओके, इसमें एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? जब यहाँ जीरो जीरो हो गई, सारे के सारे यहाँ पे आ गई एनर्जी, इट कंटिन्यूज टू फ्लो, दिस एनर्जी कंटिन्यूज टू फ्यूअल। सडनली करंट जीरो नहीं होगा, ये बात समझना। इंडक्टर की कैपेसिटी यही होती है, इंडक्टर का नेचर यही होता है दैट इट्स नॉट गोइंग टू लेट द करंट फॉल सडनली टू जीरो, नो, इट विल कंटिन्यू टू पुश करंट जस्ट इन केस, बिकॉज इट हैज एनर्जी, इट कंटिन्यूज टू स्पेंड इट लाइक दैट। तो जैसे जैसे करंट चलता रहा, लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, थोड़ी देर बाद करंट यहाँ खत्म होने लगेगा। खत्म इसलिए होगा बेटे क्योंकि यहां से यहाँ करंट चलता रहा, तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। अरे ये तो कुछ उल्टा लग रहा है, देखो प्लस क्यू कहाँ, यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया, उधर। सही बात है कि नहीं? नाउ व्हाट हैपेंस टू दैट प्लस क्यू, अगेन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग अगेन। जैसे यहाँ हुआ था, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो भी यही करेगा। तो ये चार्ज यहाँ पे करंट तो जीरो हो गया बेटे, सारी की सारी एनर्जी कहाँ पहुंच गई, ये थेरेटिकली है क्या, ये ऐसा एक्चुअली में क्यों नहीं होता, मैं समझाता हूँ रुको। तो ये करंट वापस चलना स्टार्ट करेगा और थोड़ी देर में मेरे बच्चों क्या होगा, इस पे करंट आई नॉट होगा और उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो। क्या ये सिलसिला रुकेगा? नहीं, इट विल कंटिन्यू टू गो टू द फर्स्ट वन। ठीक है, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा। ठीक है कि नहीं? इस प्रोसेस में हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये चार्ज क्या कर रहे हैं, कभी इस प्लेट पे है, फिर उधर जाके वापस आके इसी प्लेट पे गया, वापस आया, गया, वापस आया। ठीक है कि नहीं? इट इज सम सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। क्लियर है कि नहीं? द चार्ज इज सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटिंग। ठीक है बच्चों, मैं एक बहुत सिंपलिस्टिक नेम दे रहा हूं इसको, लेकिन ये सच है कि सम सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन। चार्ज का जो अमाउंट है, चार्ज मूव ऐसे नहीं कर रहा है, मैकेनिकली मूव नहीं कर, it is getting accumulated on a plate and then losing it, going accumulate on the other plate। ठीक है कि नहीं? समझ आ रही है बात बच्चों? अगला प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मास रस्सी से या स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर सब चीजें परफेक्ट हैं तो वो टक टक करता रहेगा इन्फिनिटली। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी कर रहे हैं। whenever, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आज इंट्रोड्यूस कर दूं, whenever there is variation in magnetic field या variation in electric field, it starts emitting electromagnetic waves। क्या करता है बेटे? तो यानी कि ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऐसे ऐसे चार्ज कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर या इधर, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से एवरीथिंग इज ऑसिलेटिंग। यहाँ से और यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस, जो कि एनर्जी इंटेंसिव होती है, दे टेक अवे एनर्जी विद इट। तो ये जो बेटे सिलसिला है, ये ऐसे होता है, टक 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 टक, और एक टाइम आता है, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जबकि मैंने कहा मैकेनिकल ऑसिलेशन, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करता रहेगा, क्यों? बिकॉज वो इस तरह से एनर्जी लूज नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स क्या करते हैं, एनर्जी लूज।
सही बात है कि नहीं? आया ना? अब रेजिस्टेंस होता ही है, वो हम हटा नहीं सकते, ये बात अलग है। तो कौन सा सर्किट लग रहा है तुम्हें जब रेजिस्टेंस भी रखोगे? एलसीआर सर्किट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? यस और नो? अच्छा, मजेदार बात, ये नोट तो नहीं कर रहे, नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, दिस इज अ क्वालिटेटिव आइडिया, मैं बस रहने दो, अगर याद रहा तो इट्स फाइन, लेकिन स्टिल मतलब, या नोट कर लो, नोट कर लो, इट्स अ गुड थिंग टू डू दैट। ओके, अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं मान लो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कहूं कि ठीक है यार, इस पे, ओ गॉड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे करंट I है, सही बात है, इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है, तो वी कैन राइट द किरचॉफ्स लॉ फॉर इट, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। मैंने कहा ये ऑसिलेटरी है, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेटरी और कैसी है ये देखना जरूरी है। देखो दैट इज डी टू, देखो आई होता है डी क्यू बाई डी टी, इंप्लाइज दैट अगर मैं डी आई बाई डी टी करूं तो वो चार्ज का डबल डेरिवेटिव है। डू यू रियलाइज दिस? देखो, करंट इज ऑलरेडी ए डेरिवेटिव ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी, उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? तो डबल डेरिवेटिव है, सही बात है क्या? दो बार डिफरेंशिएशन, तो कैन आई से, यहां पे लिखूं माइनस माइनस पार कर दो, आई कैन राइट डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस 1 बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दिए हो एसएचएम टॉपिक में बेटे, वहां हम लिखते थे ऐसे, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस k बाई एम इंटू एक्स वॉज सपोज टू बी 0। तो हम कहते थे कि ये जो चीज है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है। लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, ये भी याद हो शायद, डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये याद है? ये याद होगा, ये वाला याद होगा, ठीक है? सेम चीज है वहां पे, बस यहाँ पे x नहीं है, q है। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की हो तो मैंने ये मेंशन किया है बच्चे कि हम इस साल मैकेनिकल ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी ऑसिलेशंस होती हैं, तब मैंने ये हवाला दिया होता है कि कई बार चार्ज, प्रेशर कुछ भी ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑसिलेटिंग, बेटे ये नोट करने की जरूरत नहीं है, लीव इट ऑन, ठीक है? तो कंपेयर करें अगर हम बच्चे, डी टू क्यू बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू, ऐसे केस में जो सोल्यूशन होता था एसएचएम का, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी, याद है? वही चीज है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कह लो या मत कहो, डजेंट मैटर। दिस इज एग्जैक्टली, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, ये बनेगी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। दैट मीन्स जो हम एसी एसी कर रहे हैं, इट इज अ नेचुरल tendency of an LC circuit to sort of oscillate charge. That means it's, ये by default नहीं आया है हमारे सामने। देखो अगेन मैजिकल थिंग कि कहाँ LC ऑसिलेटर अगर हम बनाएं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जोड़ दें आपस में, उनमें जो चार्ज का जो मोशन है, इट इज एज गुड एज आर AC सर्किट एंड AC सोर्स, यानी कि जो हम जनरेट कर रहे हैं बिजली, उसी से जुड़ा हुआ एक नेचुरली एग्जिस्टिंग LC ऑसिलेशन फिनोमिनन है बच्चों, ठीक है कि नहीं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइज इन नेचर, राइट? हमारे सामने जब रेडिएशन आती है, जब हम आवाज सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ तो प्रोड्यूस होता है, आवाज तो चलो EM वेव नहीं है, लेकिन जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, कहीं ना कहीं उनका आपस में कनेक्शन है मेरे बच्चे, ठीक है कि नहीं? तो दैट मीन्स जो ये LC सर्किट है, इसका एक कंफर्ट होता है। क्या होता है इसका? ये अगर चार्ज करोगे तो ये उस चार्ज को ऐसे घुमाएगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, करता रहेगा। किस फ्रीक्वेंसी से? 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट, कुछ कनेक्शन दिख रहा है जो हमने कल पढ़ा? ये तो वही फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमें क्या मिला? रेजोनेंस मिला बेटे।
यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे एक LCR सर्किट अगर उसको ऐसे ही चार्ज दे दिया जाए ना, वो इसी फ्रीक्वेंसी से घुमाता रहता है उसको। और जब हम सोर्स लगाते हैं वो भी इसी फ्रीक्वेंसी का होगा, तो सबसे बढ़िया ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होगा। मैं ये समझाना चाहूंगा, रुको अब ये हो गया, ये समझ गए कि नहीं? ओके, इट्स नॉट समथिंग सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट ओपन्स योर माइंड कि क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक LCR सर्किट है और मैंने इसको चार्ज कर दिया है और मैं इसको जाने दूं, what will it do? It will start sending current here and sending it back. With what frequency? Let's call it omega naught 1 by root. इस फ्रीक्वेंसी से इसमें चार्ज जाएगा आएगा जाएगा, और ऐसा नहीं है बहुत स्लोली नहीं होता, 50 हर्ट्ज मान लो सपोज, तो टक 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 करता रहेगा। और तो और मेरे बच्चों, अगर मैं इसमें एक सोर्स चिपका दूं बीच में, मैंने एक सोर्स रखा और अगर इसका ओमेगा उतना ही है जितना ये है, तो क्या होगा? जब ये करंट उधर भेजना चाहेगा ये भी भेजेगा, जब ये वापस लाना चाहेगी दे विल बी इन सिंक्रोनाइजेशन, दे विल बी इन रेजोनेंस। दैट इज द पॉइंट हियर, दैट्स व्हाई अब हमें समझ आया क्या हो रहा है कि पावर क्यों मैक्सिमाइज होता है जब ओमेगा कितना निकल के आया था बेटे। देखो बेटे, वो अलग रास्ता था यहाँ पहुंचने का, ये अलग रास्ता है एलसी ऑसिलेशंस के रास्ते को। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। देखो ध्यान से, अगर मैंने एक स्प्रिंग मास सिस्टम खींच के छोड़ दिया तो ये अपने ऑसिलेशन कर रहा है। अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी से इसे धक्का देते रहो तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। इट्स लाइक सेइंग दिस, एक बच्चा ऐसे बैठ के स्विंग पे बैठा हुआ है और वो नेचुरली अगर जाने दो तो वो टक 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 करेगा। अगर आप उसमें और एनर्जी अच्छे से पंप करना चाह रहे हो तो आप उसको सही टाइम पे धक्का दोगे, सही टाइम पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी, यू आर द फोर्सिंग एजेंसी, यू आर फोर्सिंग द ऑसिलेशन नाउ। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि हम उसको अगर हाथ ना लगाते तो किसी फ्रीक्वेंसी तो करता ही ऑसिलेट, उस फ्रीक्वेंसी अगर आप मैच करते हो तो यू गेट अ चांस टू ट्रांसफर द पावर इन अ मैक्सिमम पॉसिबल वे इनटू द सिस्टम। ठीक है कि नहीं? एंड सी हाउ टू डिफरेंट थिंग्स आर कनेक्टेड इन सच अ ब्यूटिफुल वे। ठीक है, कहाँ हम सोर्स कहाँ से स्टार्ट आया याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन में गए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हमने, वहां एक लूप अगर रोटेट करें तो वो एसी क्रिएट करता है। सही बात है, हर इंडक्शन एसी नहीं जनरेट करती है, सिर्फ एक रोटेटिंग लूप एसी जनरेट करता है। कितनी, किस फ्रीक्वेंसी की? जितने उस लूप की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी हो। आज की डेट में बहुत तरीके हैं ये अचीव करने के, सो डोंट थिंक कि आज कैसे करते हैं। आज की डेट में हम ट्रांसमिट करते हैं अलग फ्रीक्वेंसी की ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में, फिर उसको फिर वापस कन्वर्ट करते हैं एक फिक्स्ड एसी फ्रीक्वेंसी में। ओके, ऐसे स्टेशंस लगे हुए हैं हमारे बड़े बड़े, जैसे दादरी है हमारा, यहाँ पे ना एनटीपीसी दादरी में वी हैव एन HVDC स्टेशन। ठीक है, ओके, हाई वोल्टेज डीसी। वो क्या करता है, वो हर तरफ से एसी लाके कन्वर्ट करता है उसको डायरेक्ट करंट में और फिर वापस रिकन्वर्ट करता है एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है कि नहीं? बिकॉज हर तरफ से सेम फ्रीक्वेंसी की वो करंट आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हल्का फुल्का तो डिफरेंस होगा ही, कहीं 43 हर्ट्स होगा, कहीं 54 हर्ट्स होगा। उसको हम रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको कन्वर्शन, उस पावर को इनटू फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं तो क्या होगा, कुछ इलाकों में जो अप्लायंसेज हैं ये चलेंगे, कुछ में नहीं चलेंगे ढंग से। इसीलिए लिखा होता है 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, हर चीज पे क्या लिखा होता है, 50 हर्ट्स एसी लिखा होता है। क्यों? बिकॉज दैट इज एंश्योर्ड ऑल थ्रू द कंट्री। ये याद रखना है इस चीज को। कैसे करते हैं, लेट्स नॉट गेट दैट्स टू मच टफ टेक्निकल डिसीजन, शायद मे बी बियॉन्ड माय ओन यू नो टैलेंट एज वेल। नेवरदलेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो है ये नेचुरल मैकेनिकल ऑसिलेशंस हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। ठीक है कि नहीं? इसमें जो सोर्स है वो आपका हाथ नहीं हो सकता धक्का दे रहा है या कोई फोर्स लगा रहा है, इसमें एक सोर्स है जो उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही दौड़ाएगा जैसा यहाँ चाहिए, वापस जाओ ये भी वही कर रहा है। ठीक है कि नहीं? वो इधर धकेल रहा है, भी धकेल, वो वापस करो, वो भी धकेल, ऐसे। दैट्स हाउ ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज मैक्सिमाइज्ड। इसी वजह से हमने देखा ऐसी फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम आती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी पे पावर ट्रांसमिशन पावर फैक्टर 1 है, पावर ट्रांसमिशन V naught I naught by 2 है, सीधे सीधे पावर कंजप्शन। ओके, यू आर एबल टू इंटरैक्ट विद द सर्किट at ease, you're able to send the power
एट ईज, ये समझना इस बात को, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, लेट मी नो, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि इस बच्चे को स्विंग में अगर आपने अच्छे से घुमाना है तो उसको सही टाइम पे धक्का दोगे, या फिर मान लो ये बच्चा जब यहाँ से यहाँ पहुंचा आपने यहाँ से धक्का दे दिया तो क्या होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है मेरे बच्चों, तो आप इस बच्चे को अच्छे से स्विंग नहीं करा पाओगे। इन द सेम वे आप इस सर्किट में पावर इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ लो मेरी बात की। दैट मीन्स जो इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दैट शुड बी वेरी मच नियर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है। इसीलिए हमारे पास घरों में फोन चार्जर होता है तो 50 हर्ट्ज का होता है। क्यों? बिकॉज हमारे घरों में एसी कितने हर्ट्ज की आती है? 50 हर्ट्ज की। तो हमारे सिस्टम्स भी किस हर्ट्ज के होने चाहिए? 50 हर्ट्ज। किसी भी सिस्टम को अगर बिजली मिले इस एक्सटर्नल करंट से, वो 50 हर्ट्ज पे होना चाहिए, बिकॉज बाहर 50 है तो अप्लायंस भी 50 हो तो ही ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होगा। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन जब एक इसका फैन का जब कैपेसिटर जल जाता है, इट नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड्स। सही बात है कि नहीं? होता क्या है कि ये तेज होता इतनी देर में वो उल्टा झटका लगाएगा, ये स्लो हो जाता है। तेज होगा स्लो, तो विद द रिजल्ट कि फिर स्लो चलता है। इट्स नॉट एबल टू ट्रांसमिट द पावर यू आर इंटेंडिंग टू डू। इसीलिए जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा फैन चेक करने, वो सबसे पहले कंडेंसर बोलेगा खराब हुआ है, या बोलेगा कंडेंसर इज कैपेसिटर। जनरली कैपेसिटर जल्दी खराब होते हैं, इंडक्टर्स आर फाइन। समझ गए मेरी बातें? टफ तो नहीं लगी? ठीक है, इज इट क्लियर? इट्स अ नेचुरल ऑसिलेशन। दैट मीन्स मुझे ये बताओ, ये मिटा दूंगा, समझ गया अच्छे से। अब मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए, एक ही जवाब का सवाल चाहिए ठीक है कि नहीं? ओके, कि कब तक एक्सेप्टेबल है, कब तक एक्सेप्टेबल है कि ठीक है ओमेगा कितना वेरी कराएं हम ओमेगा नॉट के अराउंड कि हम कहें कि ठीक है एक्सेप्टेबल चीज है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है कि नहीं? वही नींदर तो सोया नहीं आज, तो फिर ज्यादा हो गई नींद। ठीक, ओके, मैं फिर से कह रहा हूं, है ना, कहां तक, किस लिमिट तक? दैट्स नोन एज बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं उसको? लेट्स से ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा से लेके ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा आप मान लेते हो एक्सेप्टेबल है। क्या है? एक्सेप्टेबल। इस पूरे विड्थ को बोलते हैं बैंड विड्थ। 2 डेल्टा ओमेगा इज नोन एज बैंड विड्थ। अब आप बोलोगे यार ये कुछ रेडियो वगैरह चला गया, बैंड विड्थ तो उनकी होती है कम्युनिकेशन। बिल्कुल, एसी सिर्फ बिजली नहीं है, जो हमारे घरों में सिग्नल्स आते हैं, इफ दे आर एनालॉग सिग्नल्स, वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट के ही फॉर्म में होते हैं। समझ आए कि नहीं? कभी एंटीना यूज किया है कहीं? किसी पुराने दादू वादू के पास कोई रेडियो रहा हो, टीवी रहा हो, रेडियो खास तौर से, तो एंटीना या कई बार रेडियो ऐसे रखते हैं तो चलता है, रेडियो अगर मूव करोगे तो सिग्नल हट जाता है। ऐसा कभी हुआ है? मे बी, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव टू टीच समथिंग विच यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इन डे टू डे लाइफ, बट नेवरदलेस ऐसा शायद आप एक्सपीरियंस कर लो कहीं पे। नाई वाई की दुकान पे देखना, कहीं पे आप देखना रेडियो चला होगा, वहां पे अगर हिला दे यहाँ वहां करें तो उसका सिग्नल खराब होता है। ठीक है कि ओके? और वो घुमा रहे होते हैं वो नॉब, जिससे वो ट्यून करते हैं, अलग अलग एफएम चैनल्स लगाते हैं। आजकल डिजिटल हो गया है ना, आप रिमोट से चलाते हो 1 2 3 4 5 ना। अगर आप वो घुमाओ, नॉब घुमाओ, तो वो भी यही करता है, वो फ्रीक्वेंसी बदल बदल के रिसीव करता है। लेट्स नॉट वरी अबाउट, फिलहाल ये समझ लो कोई भी सर्किट सबसे बढ़िया पावर कंज्यूम कहाँ करेगा? इसी जोन में। सही बात है कि? ओके, टाइम बताना मुझे, टाइम है कि नहीं? टाइम है अभी, ठीक है कि नहीं? ओके, तो इस चीज को बोलते हैं बैंड विड्थ। अब हमें एक्सेप्ट बैंड विड्थ निकालें कैसे, उसके लिए एक प्लॉट याद रखना पड़ेगा। ये करंट एम्पलीट्यूड है, सबसे ज्यादा करंट एम्पलीट्यूड देखो, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो दैट इज वी नॉट बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सही बात है बच्चों? ओके, तो अगर मैं आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू मांगना चाहूं तो वो कितनी होगी? वी नॉट बाय मैक्सिमम कब होगी? जब ये 0 होगा। सही बात है कि नहीं? ओके, बिकॉज इंपीडेंस बढ़ेगा अगर एक्सएल एक्सी आगे पीछे करें। हाँ, मिनिमम अगर इंपीडेंस होगी तो वो आर होगी। ये एक मैक्सिमम वैल्यू है करंट पीक की, यानी कि एक एलसीआर सर्किट में करंट तो ऑसिलेट तो कर ही रहा है,
लेकिन कभी कभी ऑसिलेशन बड़ी हो सकती है जिसका पीक ज्यादा हो और कभी कभी वही सप्रेस हो सकती है। समझ लो मेरी बात की नहीं? तो अलग सेम सर्किट में सेम एसी कैन अचीव डिफरेंट पीक्स डिपेंडिंग ऑन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो बहुत ज्यादा पीक अचीव करेगा, अगर नहीं है तो पीक अचीव नहीं कर पाएगा बेचारा। समझ रहे हो मेरी बात? सप्रेस होगा। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, जब ओमेगा इज ओमेगा नॉट, ये एक्सिस पे ओमेगा ड्रॉ करते हैं हम, ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है तो करंट अपने पीक पे होगा। ये लो जी, आई नॉट वन कह लो इसको, आई नॉट वन मीन्स द मैक्सिमम। ओके, उसके बाद अगर मैं ओमेगा इससे ज्यादा करूं तो भी डिसएडवांटेज है, इससे कम करूं तो भी, बिकॉज यू आर नॉट इन रेजोनेंस, यू आर नॉट नियर, यू आर नॉट इन रेजोनेंस विद द सर्किट। ठीक है, ध्यान से देखो। तो जो ये पीक है, पीक बेटे कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम, या यहां से भी पीक गिरेगी ही, यानी कि एसी अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये मत लाइंस मत बनाना प्लीज, है ना। सो व्हाट आई डू इज वी क्रिएट अ प्लॉट जो कि ऐसा कुछ होता है बेटे। सही बात है कि नहीं? ओके, तो ये ओके, दिस इज द प्लॉट। और तो और क्या कहते हैं कि ये जो आई नॉट वन है ये ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो एवरीबॉडी लुक हियर। आई नॉट वन मैक्सिमम करंट है, ये तो चलो बोलते हैं नूर अला नूर, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही सही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम फ्रीक्वेंसी एकदम सही हो। तो हमें समझना है कि कब तक है, जब तक ये इसका आई नॉट वन का रूट टू न रह जाए, यहां से भी और यहां से भी, यानी कि ये जो करंट पीक है, इट्स ऑलरेडी अ पीक, इट्स अ न्यू पीक, बट इट्स नॉट एज गुड एज रेजोनेंट पीक। क्लियर है कि नहीं? ये आई नॉट वन का रूट टू न रह जाए, उस टाइम पे जो ओमेगा होगा, ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है कि नहीं? ये होती है बैंड विड्थ बच्चों। दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू टुडे। कल पढ़ेंगे हम रेजोनेंस के बारे में सारा कुछ, फिर हम वापस जाएंगे एक तरह से सर्किट में, एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वगैरह छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब यू कैन से सेकेंडरी कॉन्सेप्ट्स। नाउ मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कैसे बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे बेटे रेजोनेंस का शार्पनेस, और उसकी एक डेरिवेशन आती है तो वो निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर फॉर नाउ। थैंक यू, दैट्स इट, बाय बाय।